हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके थे टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। अलाउंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? तो अलाउंसेस 3 तरह के होते थे, फुली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल और फुली एग्जेम्प्टेड। तो ध्यान दीजिए, फुली टैक्सेबल में आपको कोई रूल्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ नाम याद रखना है। फुली टैक्सेबल अलाउंसेस का मतलब है इस अलाउंसेस के लिस्ट में जो जो अलाउंसेस शामिल होगा इसके अंदर, वो सारे अलाउंसेस पूरी तरह से टैक्स लगेगा। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो अलाउंसेस इसके अंदर लिखे होंगे वो सारे अलाउंसेस के ऊपर पूरा टैक्स लगेगा, कोई छूट नहीं मिल सकता। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ नाम याद रखना है कि कौन कौन से अलाउंसेस फुली टैक्सेबल अलाउंसेस के अंदर आते हैं। कोई दिक्कत है? अब एक एक करके नाम लिख देते हैं कौन कौन से अलाउंसेस फुली टैक्सेबल के अंदर। इसका जो भी अमाउंट आएगा कैलकुलेशन में, जो भी अमाउंट आपके बुक में लिखा रहेगा क्वेश्चन में, सारा का सारा क्या होगा? फुली टैक्सेबल होगा। कुछ भी टेंशन नहीं लेना, पूरा का पूरा के ऊपर टैक्स लगेगा। कोई दिक्कत किसी को? और जब आप क्वेश्चन बनाएंगे सैलरी का तो ये सारे अलाउंसेस मिलेंगे, तो नाम इसमें रखना है। 2 चीज़ में नाम सिर्फ रखना है, एक फुली टैक्सेबल और एक फुली एग्जेम्प्टेड। ये दोनों में सिर्फ नाम याद रखना है। लेकिन परेशान आपको करेगा जो पार्टली एग्जेम्प्टेड होगा या पार्टली टैक्सेबल होगा। पता चलो 15,000 मिल रहा, 15,000 में कुछ टैक्स लगेगा। अब कुछ कितना लगेगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन आपके लिए परेशान करने वाला होगा। समझ गए? और जो जैसे कंफर्म है कि डीएनएस अलाउंसेस पूरा टैक्सेबल होता है, कोई लफड़ा नहीं भैया, पूरा टैक्स लगेगा तो जोड़ देंगे हम लोग। लेकिन अगर पता चले कि उसका कुछ पोर्शन टैक्स लगेगा और कुछ पोर्शन नहीं लगेगा, तो ये कुछ पोर्शन कैसे निकालेंगे, इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा नियम है। कोई दिक्कत है? तो जो ज़्यादा तंग करेगा वो पार्टली वाला तंग करेगा, फुली कभी तंग नहीं करेगा, क्योंकि फुली में सिर्फ नाम याद रखना कि ये सारे अलाउंसेस हैं जो कि टैक्स लगने वाले हैं। तो देख, आज हम लोग नाम लिखते हैं कि कौन कौन से फुली टैक्सेबल अलाउंसेस एक एक करके लिखते चले जाते हैं। फिर हम लोग एक एक करके सबके बारे में समझेंगे। सबके बारे में समझना क्या, सिर्फ नाम याद रखना है, ठीक है? और किसी का अगर मीनिंग में दिक्कत हो तो बताइएगा। पहला आता है महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता। नंबर 2, डियरनेस पे, महंगाई वेतन। हो लिखा हुआ है महंगाई वेतन। तीसरा आता है एडिशनल डियरनेस अलाउंसेस, वो तो कोई दिक्कत नहीं। सीसी आता है, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंसेस। सिटी कंपनसेंट्री अलाउंसेस, इसको सीसीए बोलते हैं। इसको बोलते हैं नगर क्षतिपूर्ति भत्ता। फोर्थ में आता है रूरल अलाउंसेस। रूरल अलाउंसेस, ग्रामीण भत्ता। फिफ्थ में आता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, सबके बारे में बताएंगे कि क्यों मिलता है ये अलाउंसेस, ठीक है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ना करने का भत्ता। सिक्स में है मेडिकल अलाउंसेस। मेडिकल अलाउंसेस, सर्वेंट अलाउंसेस। प्रोक्टर अलाउंसेस। प्रोक्टर को हिंदी में प्रोक्टर ही लिखिए, ज़्यादा अच्छा है। प्रानुशासक होता है। प्रोक्टर के बाद है वार्डनशिप अलाउंसेस, टिफिन अलाउंसेस, डॉग अलाउंसेस। टिफिन अलाउंसेस,
नाइट अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस, डेप्यूटेशन अलाउंसेस, ETC कर दीजिए, काफ़ी बहुत हो गया। अब एक एक करके सारे अलाउंसेस के बारे में हम लोग समझे जाने, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इधर एक एक करके सारे अलाउंसेस के बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन अलाउंसेस क्यों मिलता है, ठीक है, क्यों मिलता है ये जाना है। बाकी वैसे आपको टैक्स, अगर इनकम टैक्स में पढ़ना है तो इनकम टैक्स में कुछ खास नहीं करना है, ये सब का नाम ही याद रखना है कि ये सारे अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं। लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि क्यों मिलता है ये और किस एम्प्लॉय को मिलता है। तो पहला DNS अलाउंसेस क्यों मिलता है, तो समय समय पता है सैलरी कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका सैलरी तो कंपनी दे ही रही, लेकिन महंगाई धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है कि नहीं। तो जो महंगाई बढ़ रहा है तो उस महंगाई का सामना कैसे करेगा वो एम्प्लॉय, सैलरी अब बढ़ा नहीं रहे, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगा वैसे वैसे सैलरी बढ़ता है क्या। तो क्या करती है कंपनी कि सैलरी हम नहीं बढ़ा सकते हैं, तो आपको ऐसा करते हैं महंगाई के लिए अलग से हम आपको पैसा दे देते हैं, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रहा है उस हिसाब से हम आपको अलाउंसेस अलाउड कर देना है। तो महंगाई से लड़ने के लिए, महंगाई से बीट करने के लिए, महंगाई का सामना करने के लिए एम्प्लॉय को अलग से कंपनी क्या करती है, सैलरी के अलावा और पैसा देती है, इसलिए ताकि वो महंगाई से उसका फैमिली लड़ सके, मतलब वो महंगाई में चला सके अपने घर को आराम से। उसके लिए कौन सा अलाउंसेस होता है, DNS अलाउंसेस। कोई कंपनी DNS अलाउंसेस देती है, कोई कंपनी उसका नाम रखती है DNS पे, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत है, DNS अलाउंसेस और DNS पे। दूसरा क्या है, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंसेस। जब एक शहर से आपकी नौकरी दूसरी शहर में चली जाती है, मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है, आपका शहर चेंज हो जाता है, तो क्या लगता है हर शहर का रहन सहन, खान पान और रुपया पैसा बराबर ही लगता होगा। हजारीबाग में जितने रुपए में लोग यहाँ जीवन जी रहा है अच्छे से, दिल्ली और मुंबई में उतने ही रुपए में जी लेगा। तो बताओ अगर कोई यहाँ का ब्रांच मैनेजर उठा के सीधा महाराष्ट्र भेज दिया, मुंबई, तो मुंबई में और यहाँ में दोनों में अंतर है लिविंग स्टैंडर्ड में। यहाँ अगर 3000 4000 में बढ़िया रेंट का रूम मिल रहा है या 10,000 में, तो वहाँ उस टाइप का रूम ढूंढने में 20,000 लग रहा है, तो उसको अलग से पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो जैसे शहर चेंज होता है उसके सारे एक्सपेंसेस चेंज हो जाते हैं, उसके लिए उसको मिलता है CCA, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंसेस, कि चलिए हम आपका सिटी चेंज कर दिए तो उसका अब बताओ, बोलेगा सर इतने सैलरी में यहाँ कैसे जी पाएंगे, हम उतने सैलरी में यहाँ तो जी ले रहे हैं, क्योंकि यह सस्ता शहर है, वो महंगा शहर है, हम कहाँ जी पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उसको अलग से अलाउंसेस मिलता है जिसका नाम है CCA। उसके नीचे रूरल अलाउंसेस। अच्छा, किसी की नौकरी लगे और गाँव में जाने के लिए बोल दिया जाए तो जाएगा डॉक्टर। अब मान लो आप सरकारी डॉक्टर बने और आपको बोल दिया गांव में मेडिकल है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहीं पे रहो, एकदम जंगल वाला गांव है जहाँ कुछ भी नहीं है, आप रहोगे, भागना चाहोगे। तो सब लोग वही चाहेगा, कोई वहाँ रहने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि किसको प्यार है कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़े, वो भी चाहता है कि हम शहर में रहे, अच्छी सुविधाओं के अंदर रहे। तो क्या करना होगा, जो डॉक्टर गांव में रहेगा उसको क्या देना पड़ेगा, रूरल अलाउंसेस, ग्रामीण भत्ता देना पड़ेगा, कि भैया गांव में अगर डॉक्टर का नहीं किसी का भी, अगर वो किनारे रूरल एरिया में चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में अगर रह रहा है, तो उसके लिए उसको अलग से पैसा देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं रूरल अलाउंसेस, ग्रामीण भत्ता। कोई दिक्कत है, गाँव में ड्यूटी करने के लिए, क्योंकि शहर में सब लोग रहना चाहता है, गाँव कोई जाना नहीं चाहता। अगर वही ऑप्शन छोड़ देंगे तो कोई जाना नहीं चाहेगा, तो क्या करेंगे। तो सिंपल बात है, शहर में रहोगे कम पैसा मिलेगा, गांव में जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलने लगेगा। क्यों, किस चीज़ का ज़्यादा पैसा, रूरल अलाउंसेस बढ़ जाएगा ना आपका। उसके नीचे मिलता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, प्रैक्टिस ना करने का भत्ता। अब देखिए गवर्नमेंट डॉक्टर को साफ मना रहता है कि आप बाहर कभी भी अपना क्लिनिक नहीं खोल सकते हैं, ना कहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना कहीं बैठ सकते हैं, कुछ नहीं। अब सरकारी जॉब में जैसे गवर्नमेंट टीचर को देखिए साफ मना रहता है कि आप कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, समझ गए। उसके लिए उनको अलग से क्या मिलता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस। अब टीचर बोले सर मेरा इतना सैलरी में काम नहीं चलता है, फैमिली बड़ा है, खर्च ज़्यादा है, काम नहीं चलता है, क्या करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं तो सरकार उनको अलग से पैसा देती है। किसके लिए, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, की प्रैक्टिस मत करना, बाहर तुम कोई भी काम मत करो, तुम अपना गवर्नमेंट जॉब करो और काम निश्चिंत रहो। तो उसके लिए उन लोगों को मिलता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस, प्रैक्टिस ना करने का बता। लेकिन कुछ लोग इसको लेने के बावजूद भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो डायरेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट करते हैं, जैसे भी करते हैं। मेडिकल अलाउंसेस, मेडिकल सुविधाओं के लिए, अगर आप बीमार पड़ जाए, ठीक है, आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए जो फैमिली मेम्बर आपका है, अगर वो बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए आप अपने पॉकेट से खर्च मत करना, कंपनी आपको पैसा देती है। कौन से अलाउंसेस के नाम पर, मेडिकल अलाउंसेस। जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनके यहाँ नौकर भी रहता है, होता है ना। अब डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, CEO है, CFO है,
उसके यहाँ नौकर है, माली है, सबके लिए पैसा मिलता होगा ना। तो दो चीज़ मिल सकता है, या तो नौकर ला के कंपनी देगी और या तो नौकर के लिए पैसा देगी। तो कंपनी ज़्यादातर नौकर के लिए पैसा दे देती, क्योंकि नौकर कौन रहेगा नहीं रहेगा आप डिसाइड कर लो भैया, नहीं तो हम अपना आदमी भेजेंगे, कल होकर आपके ब्लेम लगा दो कि मेरे यहाँ चोरी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। उससे अच्छा आप अपना आदमी रखो, जो पैसा बनेगा हम आपको देंगे। तो उसके लिए कौन सा अलाउंसेस मिलता है? नौकर अलाउंसेस है। कोई दिक्कत है? उसके नीचे क्या है? प्रोक्टर क्या होता है? अच्छा, वार्डन अलाउंसेस भी इसमें आता है। वार्डन अलाउंसेस क्या होता है? जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं ना स्कूल में, उनका जो देख रेख करता है उसको वार्डन बोलते हैं, ठीक है। अब बताओ, वो तो देख रेख करने वाले को मिल रहा है। अब मान लीजिए हम टीचर हैं कहीं के, नवोदय विद्यालय में हमारी नौकरी हो गई और नवोदय विद्यालय में हमारा जॉब होने के बाद हम टीचर भी हैं वहाँ और वहीं रहते हैं हॉस्टल में। तो शाम में क्या किया कि बोला कि सर आप ही लोग को पढ़ाइए भी शाम में ट्यूशन की तरह। तो बताओ, दिन में पढ़ाते हैं स्कूल में, वो तो मेरा सैलरी मिलता है हमको उसके बदले में, लेकिन शाम में वही बच्चे, उसी बच्चे को हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो ट्यूशन का पैसा तो हमको नहीं मिलेगा, तो हम फ्री में पढ़ाएंगे क्या? कभी ध्यान नहीं देंगे। तो क्या करेगा स्कूल? हमको बोला कि ऐसा कीजिए, सैलरी तो सुबह पढ़ाने का आपको देते ही हैं, शाम में अगर आप इन बच्चों को फिर से ट्यूशन दे दोगे तो आपको अलग से अलाउंसेस देंगे। किस नाम से? प्रोक्टर के नाम से। उसके नीचे क्या है? नाम से ही पता है, डॉग अलाउंसेस। किन्हीं किन्हीं को कुत्ता रखने का शौक़ होता है। अब ये मत सोचना कि कंपनी के चपरासी को मिलता होगा ये जब भी मिलेगा तो बड़े आदमी को ना मिलेगा, जो ऑफिसर्स ग्रेड का है भाई, उसके बाद डॉग रखे, कुत्ता रखने का उसका शौक़ है, तो क्या करता है? कुत्ता रखा है तो कंपनी उसको कुत्ता का अलाउंसेस दे रही है, उसका खाने का, उसका मेडिकल का, सब हम पैसा देंगे आपको। टिफिन अलाउंसेस, दोपहर का खाना, बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है, दोपहर का खाना वहीं पे खाया जाता है, क्योंकि वो मेस चलाता है कि भाई हम दोपहर में आप काम करने आए 8 घंटे का, तो यहीं पे मेस चलता है, वहीं पे खाइएगा। और कुछ कंपनियां मेस नहीं चला पाती तो क्या करती है, बोलती है हम पैसा दे देंगे, आप अपना घर से लंच लेके आओ, घर से लेके आओ, होटल में खाओ, वो आप समझो, हम पैसा आपको दे देंगे, 30 रुपये या 40 रुपये पर डे का हम आपको दे देंगे, जितना दिन होगा। 40 रुपये का खाना चाहे होटल में खाइए, चाहे आप अपना घर से लेकर आइए, हम आपको 40 रुपये पर डे का दे देंगे। कोई दिक्कत है? तो अगर पैसा मिलेगा तो वो कहलाएगा टिफ़िन अलाउंसेस, और वहीं पे खाने का सुविधा मिलेगा तो वो अलाउंसेस नहीं होगा, वो परक्विजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परक्विजिट। अलाउंसेस का मतलब कैश में मिलना, और परक्विजिट का मतलब सुविधा मिलना। उसके नीचे नाइट अलाउंसेस होता है, रात में काम करने का। अच्छा, नाइट शिफ्ट बहुत कम लोग करना चाहता है, क्योंकि रात में काम हो सकता है किसी जगह पे नाइट में काम करना डेंजरस हो। बॉर्डर एरिया में दिन में अच्छा है कि रात में? अब बताओ, जंगल साइड में आप रात में काम करा रहे हैं, सीआरपीएफ का जवान बेचारा रात में तैनात है, किधर से गोली चल जाएगा ये भी पता नहीं अंधेरे में, हाँ या नहीं? बाहर दिन तो दिखता है एकदम चारों तरफ गर्दन करेगा, आँख रात में क्या करेगा? कोई उपाय है? तो वैसे में रात में ड्यूटी करने के लिए उनको कौन सा अलाउंसेस मिलता है? नाइट ओवर टाइम अलाउंसेस। तो समझ रहे हैं, ओवर टाइम किसके लिए? ज़्यादा काम करने के लिए या कम काम करने के लिए? तो ज़्यादा काम करने के लिए मतलब है कि जो समय निर्धारित किया गया 8 घंटे का, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। 8 घंटे का जो जॉब पीरियड है उसके अलावा आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, तो एक्स्ट्रा वर्क के लिए जो अलाउंसेस मिलता है उसको कौन सा अलाउंसेस बोलते हैं हम लोग? ओवर टाइम अलाउंसेस। 8 घंटे का याद रखना है, ठीक है। टोटल 48 घंटा काम करना है एक वीक में, और 6 ही दिन काम करना है, इसलिए देखिए 8 × 6 करेंगे 48 घंटा आ जाएगा। एक दिन संडे छुट्टी और 8 घंटा पर डे होगा, और 6 दिन तक वर्किंग डे 6 ही होता है। एक नॉन वर्किंग डे है जिसको नाम है संडे, आप लोग भी जानते हैं संडे में छुट्टी रहता है। अब चलते हैं हम लोग, ये हो गया फुली टैक्सेबल। इसमें आपको कुछ भी सोचना नहीं, खाली सबका मीनिंग जानिए, और डायरेक्ट अगर आ गया तो सीधा टैक्स लगेगा। जो भी मिल रहा होगा 5, 50, 500, 5000 जो रुपये मिल रहा होगा सबका सब टैक्सेबल होगा। अभी लिखने वाले हैं फुली एग्जेम्प्टेड, अभी जो लिखने वाले हैं इसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगेगा, इसके ऊपर क्या होगा? टैक्स ही नहीं लगेगा, पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड होगा। तो ये सब गलती से भी ना जोड़े सैलरी में, तो लिखने वाले हैं फुली एग्जेम्प्टेड अलावेंसेस। पूर्णतः कर मुक्त भत्ते। चलिए नंबर 1, कभी भी याद रखिएगा इस पर टैक्स नहीं लगेगा, फुली एग्जेम्प्टेड। फॉरेन अलाउंसेस, विदेशी भत्ता। नंबर 2, स्पेशल अलाउंसेस, स्पेशल अलाउंसेस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी।
कार्यालय, इसको ड्यूटी लिख दीजिए या कर्तव्य पालन लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कर्तव्य पालन के लिए विशेष भत्ते, उसके अंदर आएगा ए में ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, यात्रा भत्ता, डेली अलाउंसेस, दैनिक भत्ता, हेल्पर अलाउंसेस, सहायक भत्ता, वर्दी अलाउंसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्दी यानी यूनिफॉर्म अलाउंसेस होता है, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, वर्दी भत्ता, हिंदी इंग्लिश में और परेशानी, ETC कर देते हैं। तीसरा नंबर अलाउंसेस ऑफ हाई एंड सुप्रीम कोर्ट जज, अलाउंसेस ऑफ हाई एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जजों को प्राप्त भत्ते और अलाउंसेस रिसीव फ्रॉम UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ते। इसको समझिए अच्छे से, कौन कौन से ऐसे अलाउंसेस है जिनके ऊपर टैक्स ही नहीं लगता है, तो थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है फॉरेन अलाउंसेस। अगर कोई व्यक्ति जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या प्राइवेट एम्प्लॉई है, इंडिया के अंदर काम कर रहा है, भारत के अंदर सरकारी कंपनी में काम कर रहा है, यानी सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है, लेकिन फॉरेन जाता है कंपनी के काम से, ठीक है, अपने काम से नहीं जा रहा है, कंपनी के काम से फॉरेन जा रहा है, और फॉरेन में उसको वहाँ रहने के लिए होटल मिलता है, खाने के लिए मिलता है, गाड़ी पर चढ़ने के लिए मिलता है। तो जितने अलाउंसेस उसको फॉरेन में मिल रहे हैं वो सारे के सारे अलाउंसेस क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। 1 रुपये के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इंडिया में टैक्स लगेगा, जैसे इंडिया में मेरे फैमिली वाले को घर मिला हुआ है, इस पर टैक्स लगेगा। लेकिन हम अगर हमको भारत सरकार फॉरेन भेजी है किसी डेलीगेट्स के साथ, और 3 महीना हम फॉरेन में काम किए हैं, विदेश में, अलग अलग देशों में, तो जो रहने का, खाने का, जो भी घूमने का सारा खर्च, जितना भी हमको अलाउंसेस वहाँ मिला होगा, वो सारा का सारा अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होगा, टैक्स नहीं लगेगा। सैलरी टैक्सेबल होगा, अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होगा, याद रखिएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो अगर किसी व्यक्ति को विदेश में रहते हुए किसी तरह का अलाउंसेस सरकार की तरफ से रिसीव हो रहा है या उसके कंपनी एम्प्लॉयर की तरफ से रिसीव हो रहा है, तो वो पूरा का पूरा क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? लेकिन फिर वही आदमी इंडिया आ जाता है वापस, और इंडिया में फिर अलाउंसेस मिलने लगेगा, तो फिर टैक्स लगेगा। मतलब 12 महीने में अगर कोई आदमी 3 महीना बाहर रहा और 9 महीना इंडिया में रहा, तो 9 महीना के अलाउंसेस के ऊपर टैक्स देगा, लेकिन 3 महीना जो उसका अलाउंसेस मिला उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा क्या, स्पेशल अलाउंसेस फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। बताइए, ऑफिस के काम से हम कहीं जा रहे हैं और उसके लिए हमको कोई अलाउंसेस मिल रहा है, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा क्या? जैसे ट्रैवलिंग, अब हजारीबाग में हम काम करते हैं कंपनी में, और कंपनी हमको बोली कि ऐसा कीजिए, हमारा हेड ऑफिस केरला में है, तो ऐसा कीजिए सतीश जी, आप इतना रिपोर्ट लेकर केरला चले जाइए और वहाँ रिपोर्ट सबमिट करके वापस आ जाइएगा। बात समझ आई? तो सतीश कुमार हजारीबाग में ड्यूटी करते हैं और हमको केरला भेजा गया रिपोर्ट लेके, किसके काम के लिए? अपने काम के लिए, कंपनी के काम के लिए। उसके लिए कंपनी हमको 10,000 रुपये भाड़ा दे दी कि लीजिए, और खाना पीना का अपना देख लीजिएगा, रास्ते में 10,000 रुपये आप रखिए और उसमें जाइए और आ जाइएगा।
अब 10,000 हमको जाने आने, खाना खाने, है ना, घूमने के लिए ऑटो ज़रूरत पड़ेगा तो ऑटो लगाने लेने के लिए 10,000 रुपये कंपनी हमको देती है। क्या ये 10,000 मेरा इनकम है? 10,000 रुपये खर्च हम कर देते हैं आने और जाने में, तो 10,000 मेरा इनकम है क्या? नहीं ना। ये अलाउंसेस टैक्सेबल होने चाहिए कि एग्जेम्प्टेड होने चाहिए? एग्जेम्प्टेड होने चाहिए, क्योंकि हम अपने लिए खर्च थोड़ी की, ये तो कंपनी हमको दे रही है। तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस होगा, आने जाने का खर्चा। डेली अलाउंसेस होता है वही खाने पीने का। उसके आगे क्या है? हेल्पर अलाउंसेस। अगर कोई काम ऐसा है जो कंपनी आपको भेज रही है, उसके साथ हेल्पर का भी भेज दिया आपको सपोर्ट में, तो हेल्पर अलाउंसेस भी याद रखना है कि एग्जेम्प्टेड होगा। अगर कंपनी के काम से गए हैं तो, अपने काम से गए हैं तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? और लास्ट क्या है? सिंपल। अब आप बताइए, स्पेशल ड्यूटी है 26 जनवरी के दिन हमको एक यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए, एक नया यूनिफॉर्म होना चाहिए। भाई तुम लीडर हो, जो पूरा परेड टीम होगा उसका लीडर आप हो, लीड करोगे, और तुम्हारा वर्दी पुराना हो गया तो लो पैसा, तुम वर्दी नया ले लेना। बताओ ये वर्दी किसके लिए लिया गया था? स्पेशल ड्यूटी के लिए। अब वर्दी का 5,000 रुपये हमको दिया गया, तो 5,000 रुपये जो हमको मिला उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि हमको ये वर्दी किसके लिए मिला था? ड्यूटी करने के लिए कि एक दिन के लिए? एक दिन सिर्फ 26 जनवरी को दिखना चाहिए कि आपको सम्मान मिला है, तो वर्दी एकदम नया होना चाहिए, बढ़िया वर्दी होना चाहिए। तो इसके लिए उसको यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिलता है, और वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि किसके लिए मिला है? ऑफिशियल ड्यूटी के लिए मिला है। कोई दिक्कत है? कोई किसी रिश्तेदार के घर शादी में पहनने के लिए नहीं मिला है, ये ऑफिशियल ड्यूटी के मिला। और जो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिलेगा वो पूरा का पूरा क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनको किसी तरह का अलाउंसेस मिलेगा, पूरा का पूरा टैक्स फ्री। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को जितने तरह के अलाउंसेस मिलेंगे वो पूरे के पूरे क्या होंगे? एग्जेम्प्टेड होंगे, टैक्स फ्री होंगे। कोई दिक्कत किसी को? और साथ ही साथ अलाउंसेस रिसीव फ्रॉम यूएनओ। अगर कोई व्यक्ति यूएनओ में काम करता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो अगर वहाँ से, यूएनओ को फुल फॉर्म क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, और वहाँ से अगर उनको कोई अलाउंसेस मिलता है, वो सारे के सारे अलाउंसेस फुली एग्जेम्प्ट होंगे, पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड होगा। कोई दिक्कत है? अब ये मत बोलिए अच्छा प्रधानमंत्री या मिनिस्टर को कि जितने तरह के अलाउंसेस मिलते हैं सर, वो सारे के सारे क्या होंगे? एग्जेम्प्ट होंगे। लेकिन यहाँ क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि प्रधानमंत्री को सैलरी हेड में लिखेंगे या अदर सोर्सेज में जाके टैक्स लगाएंगे, तो जब अदर सोर्सेज में टैक्स लगाएंगे तो वहीं पे हम लोग लिखेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री वाला यहाँ नहीं। लेकिन किसी भी मिनिस्टर को, विधायक को, या प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को जो सुविधाएं मिलती है, जो अलाउंसेस मिलते हैं, वो पूरे के पूरे एग्जेम्प्ट होते हैं, उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। वो हम लोग अदर सोर्सेज में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग को उसके बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस, जो सबसे ज़्यादा परेशान करेगा आप लोग को, पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड अलाउंसेस। फर्स्ट हम लोग पढ़ लिए फुली टैक्सेबल, फुली एग्जेम्प्टेड। जो थर्ड हम लोग को सबसे ज़्यादा परेशान करेगा वो है पार्टली टैक्सेबल। पार्टली टैक्सेबल बोलिए या पार्टली एग्जेम्प्टेड बोलिए, बात एक ही बात हुआ ना। कुछ टैक्स लगेगा और कुछ पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, एक ही बात है। और इसमें आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं आंशिक कर योग्य अथवा आंशिक कर मुक्त भत्ते। तो इसके अंदर हम लोग को करना क्या होगा? इसके अंदर हम लोग को निकालना पड़ेगा कि कितने अलाउंसेस के ऊपर टैक्स लगेगा। मान लो अलाउंसेस मिल गया 40,000, तो 40,000 मिल गया तो कितना टैक्स लगेगा और कितना छूट मिलेगा? कोई दिक्कत है? तो इसमें पहला जो अलाउंसेस होता है वो तो है हाउस रेंट अलाउंसेस। पहला अलाउंसेस होता है हाउस रेंट अलाउंसेस, इसका नाम होता है शॉर्ट में HRA। इसको बोलते हैं मकान किराया भत्ता। मकान किराया भत्ता, ध्यान दीजिए। हाउस रेंट अलाउंसेस क्या होता है? मान लीजिए किसी को हाउस रेंट अलाउंसेस मिल रहा है 6,000 रुपये। हाउस रेंट अलाउंसेस का मतलब अगर किसी व्यक्ति को कंपनी घर नहीं दे पा रही है, रहने के लिए घर नहीं दे पा रही, तब कंपनी क्या करती है उसको कि पैसा दे देती, तुम कहीं भी रहो, अपने घर में रहो या किसी जगह पे रेंट में रहो, कहीं भी रहो, हम आपको घर के लिए पैसा दे देते हैं। तो जब कंपनी घर के लिए पैसा दे देती है तो उसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस। कोई दिक्कत है? और घर अगर दे देती है रहने के लिए, अपना घर खरीद के या रेंट में लेके, तो उसको बोलते हैं रेंट फ्री हाउस। क्या बोलते हैं? रेंट फ्री हाउस। तो जब घर देगी कंपनी, हो सकता है कंपनी का अपना घर नहीं तो किसी जगह से रेंट उठा के दिया कि तुम रहो, रेंट हम पे कर देंगे, तो वो इसमें नहीं आएगा, वो परक्विजिट हो जाएगा। वो अलाउंसेस नहीं होगा, वो क्या होगा? परक्विजिट्स हो जाएगा। अलाउंसेस का मतलब है कि कैश में आपको पेमेंट होगा।
तो जब कंपनी आपको घर के लिए कैश में पेमेंट कर दे, नगद दे दे, आपको जहाँ रहना रहिए, तो वैसे केस को हम लोग बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस। याद रखिएगा, घर अगर देगा तो वो अलाउंसेस नहीं होगा, वो परक्विजिट कहलाएगा। घर देगा तो अलाउंसेस नहीं होगा, वो क्या होगा? परक्विजिट। लेकिन पैसा अगर दे दिया तो वो क्या कहलाता है? अलाउंसेस। अब इसमें ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे टैक्सेबल अमाउंट। आपको टैक्स अमाउंट निकालना है। आपको क्या निकालना है? टैक्स। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे HRA रिसिप्ट। HRA शॉर्ट में समझ जाओगे ना? HRA रिसिप्ट। आपने कितना HRA रिसीव किया, तो जो भी क्वेश्चन में दिया होगा 5,000 रुपये पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 60,000 होगा। 4,000 इंटू पर मंथ तो 48,000 होगा। कोई दिक्कत है? पर मंथ ही HRA मिलता है, हर महीने का रेंट मिलता है। तो अगर 3,000 रुपये हर महीने मिलता है तो साल का कितना रिसीव किए? 36,000। इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे एग्जेम्प्टेड आइटम। इसमें सरकार से जो हमको छूट मिल रहा है वो माइनस कर देंगे। समझ गए? और बताओ, टोटल मिला 36,000। मान लो 3,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, 36,000 मिला, उसमें जो सरकार छूट दे रही है माइनस कर देंगे, तब जो बचेगा ये क्या निकलेगा? टैक्सेबल। यही बस निकालना है, मेहनत करना है इसी के लिए। टैक्सेबल HRA। किसी को कोई दिक्कत है? लेकिन सर टैक्सेबल HRA निकालने से पहले एग्जेम्प्टेड अमाउंट तो निकालना पड़ेगा ना। और एग्जेम्प्टेड अमाउंट कैसे निकलेगा, बस यही मुसीबत है सर। तो देखिए हम यहाँ सिखा रहे हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट कैसे निकलेगा, किस अमाउंट के ऊपर छूट मिलेगा। कर मुक्त राशि कैसे निकलेगी, यही आपको निकालना है। यानी जब हमको HRA मिला तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया, HRA अगर हमको 6,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है तो 12×6 = 72,000 रुपये साल का मिला, तो मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि छूट मिल सकता है क्या। तो देखिए कि हाँ जी छूट मिल सकता है, क्योंकि पार्टली टैक्सेबल है, इसमें कुछ ही पोर्शन पे टैक्स लगेगा। कुछ मतलब कितना ये पता नहीं, लेकिन पार्टली टैक्सेबल मतलब छूट मिल सकता है। तो चले गए किसी, है ना, टैक्स फाइल करने वाले व्यक्ति के पास कि मेरा HRA में कितना छूट मिलेगा, निकाल के दिखाओ। तो वो कैसे निकालेगा कि आपका HRA में कितना छूट मिलेगा? तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालने के 3 नियम हैं। कितने नियम हैं? 3। पहला बोलता है एक्चुअल HRA, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल HRA रिसीव, पहला ये है। जो भी एक्चुअल HRA आपको मिलेगा वो यहाँ लिखेंगे। दूसरा बोलता है रेंट पेड और 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। इसको अगर थोड़ा सा क्लासीफाई किया जाए तो ज़्यादा अच्छा, चलिए अलग से लिख देंगे। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये निकालेंगे हम लोग। और तीसरा होता है 50% ऑफ सैलरी। ध्यान दीजिए, 50% कब होगा? जब घर आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में होगा। DMC के समझ गए? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता में अगर आपको घर मिला है तो कितना परसेंट? 50%। और 40% ऑफ सैलरी होगा। 40% कब? हाँ, अदर देन DMC के, याद रहेगा। यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता के अलावा अगर कहीं और घर के लिए पैसा, आप रह रहे हैं हजारीबाग में, तो आपका 40% वाला कंडीशन लगेगा। आप दिल्ली में रह रहे हैं तो कितना परसेंट? 50%। ये होगा 3 नियम सर। और ये तीनों में जो कम होगा ना वो छूट मिलेगा। बोलता है विच एवर इज लेस। ठीक से समझना, कभी भी सरकार छूट देगी सबसे कम वाला छूट देगी, और टैक्स लेना होगा ना तो सबसे ज़्यादा वाले पे लेगी। यही नियम है सरकार का। अगर यहाँ टैक्स लेना होता ना कि तीनों में से जो, तो लिखता विच एवर इज मोर, जो तीनों में ज़्यादा होगा उस पर टैक्स लेंगे। और छूट देना होगा तो तीनों में जो सबसे कम होगा वो छूट मिलेगा। तो देखो छूट कितना मिलेगा, तो 3 पहले निकाल लो, और तीनों में जो इसका अमाउंट कम होगा वो छूट आपको मिल जाएगा। वो यहाँ पे उठा के लिख देना एग्जेम्प्टेड अमाउंट। कोई दिक्कत किसी को? अब ये निकालना ही तो टफ है, ये निकालना ही तो टफ है। एक्चुअल HRA तो दिया रहेगा। ये 40% ऑफ सैलरी, ये सैलरी क्या होता है बताओ? सैलरी का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? सैलरी वही जो आप लोग पढ़ते हैं कि हमको 5,000 रुपये महीना मिल रहा है तो 12×5 = 60,000 सैलरी। नहीं, यहाँ सैलरी का मीनिंग चेंज है बाबू लोग। तो चलिए यहाँ देखिए सैलरी का मतलब क्या होता है। तो इसके लिए ये सैलरी का जो मीनिंग लिख रहे हैं, डेफिनेशन लिख रहे हैं, वो किसके लिए लिख रहे हैं? सिर्फ HRA के लिए निकल रहा है। ये सैलरी सिर्फ HRA के लिए लिख रहे हैं कि HRA में कौन कौन सैलरी में इंक्लूड करेंगे। तो सैलरी इक्वल टू होता है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी पर प्लस DP, समझते हो? पूरा लिख देते हैं। डियरनेस पे प्लस डियरनेस अलाउंसेस। डियरनेस अलाउंसेस के अंदर क्या क्या आता है? पार्ट ऑफ सैलरी, पार्ट ऑफ सैलरी, और प्लस कमीशन ऑन सेल। देख लो क्या क्या आएगा। सैलरी आप सोच रहे थे कि 5,000 रुपये महीना मिलता है उसको लेके चल जाएंगे, ऐसा नहीं सर, यही तो तंग कर देगा। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। एक चीज़ और इसमें हम लोग छोड़ दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति रेंट पे नहीं करता यानी अपने घर में ही रहता है, उसका क्या नियम है? ये तो रेंट पेड करेगा, तो ये हाँ देखो रेंट पेड है ना, ये
लेकिन कोई अगर हो सकता है संजोग से मेरा होम पोस्टिंग हो गया, होम टाउन में जहाँ मेरा घर था वहीं पे पोस्टिंग हो गया, हम अपने घर में रहते हैं, तो अपने घर में रहते हैं तो ये सब छूट वूट नहीं मिलता है, वहाँ पूरा टैक्स लगेगा। याद रखिएगा, फिर से बता रहे हैं, अभी हम नोट करके लिख भी देंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपने ही घर में रहता है, रेंट पे नहीं करता है, तो उसका जितना HRA उसको मिलेगा पूरा का पूरा HRA क्या होगा, टैक्सेबल होगा। समझ गए, पूरा का पूरा HRA टैक्सेबल होगा इन केस ऑफ कि आप अपने ही घर में रहते हो, आप रेंट पे नहीं करते हो। बात समझ में, रेंट पे नहीं करने मतलब अपने घर में रहते हो, या पता चला कि धनबाद में पोस्टिंग हो गया, वहाँ आपकी सिस्टर रहती है वहाँ रहते हो, पता चला कहीं पोस्टिंग हो गया वहाँ ससुराल है वहीं रहते हो भैया, जहाँ रहते हो लेकिन रेंट पेड नहीं करते हो, या दोस्त कहीं रहता है उसका घर था वहीं पे आप रह लेते हो, तो जहाँ रेंट पे नहीं कर रहे हो, अगर आपको पता चल गया कि रेंट पे आप नहीं कर रहे हो टैक्स डिपार्टमेंट को, तो आपको 1 रुपया छूट नहीं देने वाला है। कोई दिक्कत है? नियम ये कहता है, वैसे कोई बताएगा कि हम दोस्त के यहाँ रहते हैं, वो बताएगा हम रेंट पे करते हैं, लेकिन नियम जो कहता है वो हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप कहीं रहते हैं जहाँ रेंट पे नहीं करते हैं तो पूरा का पूरा HRA जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, छूट नहीं मिलेगा। छूट तभी मिलेगा जब आप रेंट पे करते हैं। तो 99% कंडीशन में यही आएगा कि वो रेंट पे करता होगा। समझ गए? 1% कंडीशन आएगा तो हम लोग नीचे लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको? सबसे पहले HRA रिसिप्ट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करना होगा, ये तीनों निकाल के, तीनों में जिसका अमाउंट कम होगा वो एक एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा, उसको यहाँ माइनस करेंगे तो निकल जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। और ये तीनों कैसे निकालेंगे, तो एक्चुअल HRA क्वेश्चन में दिया रहेगा, रेंट पे कितना करे वो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, कहीं तो रह रहे होंगे ना। -10% ऑफ सैलरी, सैलरी कैसे निकलेगा, तो सैलरी के लिए 3 चीज़ जोड़ेंगे। क्या क्या जोड़ेंगे, बेसिक सैलरी, DNS पे या DNS अलाउंसेस में से कोई एक ही रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। पे को पूरा जोड़ देंगे, पे जब भी रहेगा तो पूरा जोड़ देंगे, लेकिन DNS अलाउंसेस रहेगा तो पढ़िएगा क्वेश्चन में कि वो सैलरी का पार्ट है या नहीं है। अगर सैलरी का पार्ट होगा तभी जुड़ेगा, रिटायरमेंट का पार्ट होगा तो नहीं जुड़ेगा। समझ गए? अब आपका हर क्वेश्चन में पढ़ के देखना पड़ेगा कि सैलरी का पार्ट है कि नहीं। अगर सैलरी का पार्ट DA नहीं है तो DA नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ DA अगर सैलरी का पार्ट नहीं होने का मतलब है कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए लिया गया है। ये क्या होता है पार्ट ऑफ सैलरी, मतलब DA सैलरी के साथ लिया गया है कि बोला गया कि नहीं रहने दीजिए हम रिटायरमेंट के समय लेंगे। तो अगर आप सैलरी के साथ ले रहे हैं तो आपको यहाँ जोड़ना है। और अगर बोलता है कि नहीं अभी हमको DA नहीं चाहिए, हमको जितना सैलरी मिल रहा है काफ़ी, DA रहने दीजिए, रिटायरमेंट में उठाएंगे एक बार, हैवी पैसा मिलेगा, तो भैया तब टैक्सेबल हो जाएगा। तो छूट कब मिलेगा, जब पार्ट ऑफ सैलरी होगा। और कमीशन किसके ऊपर, दूसरा कोई कमीशन नहीं, सेल के ऊपर ही कमीशन यहाँ लेंगे, दूसरा कोई भी कमीशन यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। कोई दिक्कत किसी को? ये निकलेगा। सबसे पहला काम तो यही करना होगा, सबसे पहले सैलरी के बाद ये कैलकुलेशन, तब इसके बाद ये होगा। कोई दिक्कत है? अरे इतना कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ एक अमाउंट निकालने के लिए, वो क्या है। और जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे ना सैलरी से, तो हमको लगता है 25 आइटम होता है, 25 में से एक आइटम अभी आप पढ़े हैं, तो सोच लो 25 आइटम ऐसे ही आपको एक एक करके निकालने के लिए सीखना पड़ेगा। कोई भी आ सकता है, बात समझ गए? 25 आइटम में कोई भी आ सकता है, 25 ही नहीं सर, खाली HRA एक हम लोग लिखे हुए, आपके जो सैलरी का पोर्शन होगा उसमें अलाउंसेस एक आइटम होगा, और अलाउंसेस के अंदर कम से कम 15-20 है। ये गलतफहमी में मत रहना कि 25 करेंगे काम चल जाएगा। अलाउंसेस एक अकेला आइटम है उस कैलकुलेशन में, 25 में से एक आइटम अलाउंसेस, और अलाउंसेस के अंदर 15-20 आइटम। अभी देखिए नहीं शुरू हो रहा है अलाउंसेस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, नोट करके लिख दे रहे हैं, इन केस ऑफ अच्छा क्या बोल सकते हैं, सेल्फ रेसिडेंट कर दें, फुल HRA इज टैक्सेबल। ये समझ आया क्या लिखे हम? जब कोई कर्मचारी अपने ही घर में रहता है और कोई किराया नहीं देता, तो उसका पूरा HRA कर योग्य होगा। क्लियर? तब उसका पूरा HRA क्या होगा, कर योग्य होगा। कल एक काम करेंगे, एक न्यूमेरिकल इससे हम आपको बना के दिखा देंगे, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि कैसे बनता है, क्योंकि ये आसान नहीं है जितना आसान आप देख रहे हैं। एक टॉपिक अकेला है, इसको प्रैक्टिस करके आइए, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल एक करके देखते हैं। न्यूमेरिकल देखेंगे तभी समझ में आएगा। कोई दिक्कत किसी को?